ये आकाशवाणी है। सादा लिफाफा प्रस्तुत है श्री मोती नंदी के बांग्ला उपन्यास सादा खाम का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर श्री सत्येंद्र शरत ने किया है। तो सुनिए नाटक सादा लिफाफा। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। आपसे वो मिलने आया था। हाँ, मैं लंच के बाद साइन कर दूंगा। ठीक है। आपका कल फोन आया था। हाँ। अतुल दादा। हाँ, इतने दिन से नौकरी कर रहा हूँ, कल पहली बार आपको कैजुअल लीव पर देखा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है भौमिक। तो फिर कल ऑफिस क्यों नहीं आए? भौमिक, वो जो मेरे भैया थे ना। हाँ, वो जो हर पहली तारीख को आकर सादा लिफाफा ले जाते थे। हाँ, वही, उनकी मृत्यु हो गई। कब? यही कोई 20 दिन पहले। कैंसर था। विचित्र रोग है ये। कब आकर किस वक्त किसकी गर्दन मरोड़ दे नहीं कहा जा सकता। उनके लिए और शोक मत कीजिए अतुल दादा, क्योंकि इस संसार में जीवन मरण तो चलता ही रहता है। हाँ भैया, क्या कर सकते हैं। खुद ही के लो। तू यहाँ कैसे आ गया प्रियव्रत? मैं सुबह तेरे घर गया था। क्यों? तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन पहले ये बता कि आज तो कोर्ट में केस था ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, दूसरी तारीख पड़ी है, अगले महीने। सुबह तू घर क्यों आया था? वो नीरू के बारे में बात करने। वो बहुत डरी हुई है ना। वो मेरे नीचे वाले खाली कमरे में छिप कर रहना चाहती थी। तब मैंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में लगा कि अभी उसका छिप कर रहना ही ठीक है। मेरे घर में आकर वो तेरे घर से लौटने के बाद उसका विचार बदल गया। हम सब ने उसके पैर पकड़े, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। मैं बचना नहीं चाहती, बस केवल एक ही रट। तूने उसे कुछ कह दिया था क्या? मैंने नहीं तो। वो मरना चाहती है, तूने उसका अपमान किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे फिर से शादी कर लेनी चाहिए थी प्रियव्रत, तब तू इतना नीचे नहीं गिरता। क्या कह रहा है खुद ही के लो तू? तो जा प्रियव्रत, मुझे काम करने दे। लेकिन कहा ना जा, खड़ा क्यों है? फाइल का जवाब दे दूंगा। 2 मिनट चाय तो पीने। नमस्कार, आप ही अतुल चंद्र घोष हैं? नमस्कार जी हाँ, मैं ही अतुल चंद्र घोष हूँ। और आप? मैं गौरांग पाल हूँ, फणींद्र नाथ पाल का पुत्र। वो तो स्वर्गवासी हो गए। जी हाँ, पिछले महीने 10 तारीख को। आपको खबर नहीं दे सके, इसका बहुत खेद है। बहुत झमेले थे। बैठने को नहीं कहेंगे? जी हाँ, बैठिए। भाई, पहले सोचा आपके घर जाऊंगा, फिर सोचा इसी बहाने दफ्तर देख आऊंगा। अब हर महीने यहीं तो आना है। हर महीने आना है? क्यों? बाबा का वो लेने। वो क्या? वो जो प्रिय वतनाग बाबा को हर महीने देते थे, अब मैं ही उसे आकर वो उसे तो फणी पाल ही लेंगे। हाँ, आप कौन होते हैं? अभी तो आपके रिटायर होने में 4-5 साल बाकी हैं। बाबा बोल गए थे, तब तक आप देते रहेंगे, इसी में आपकी भलाई है। जी नहीं, मुझे और भलाई नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं। लगता है आपको शौक पहुंचा है। आप सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो फिर कब आऊं मैं? कल? नहीं। तो परसों? जी नहीं, कभी नहीं। इतनी जल्दी निश्चय मत कर लीजिए आप, अच्छी तरह से सोच लीजिए।
वर्ष में 6,000, 5 वर्षों में 30,000। हाँ, आप यदि 25,000 दे दें तो वायदा करता हूं आपको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जी नहीं, एक पैसा नहीं। लगभग 1 लाख रुपए मैं आपके बाबा को दे चुका हूं। ठीक कह रहे हैं आप। बाबा ने कहा था तब तक आप देते रहेंगे। तब तक का मतलब समझ रहे हैं ना आप? तब तक यानी आपके रिटायर होने तक। शांत मन से सोचिएगा, हर महीने देते रहने से आपका भला ही होगा। अच्छा, चलता हूं, कल फिर आऊंगा इसी समय। मैं तो समझ रहा था कि फणिपाल मर गया और मेरा शनि टल गया, जिसने डर, भय, आशंका से मेरे जीवन के 26 वर्ष नष्ट कर दिए थे। लेकिन नहीं, फणिपाल मर कभी नहीं मरा। फणिपाल गौरांग की शक्ल में आएगा, मेज की दूसरी तरफ बैठकर मुझे रुपए देने के लिए कहेगा, धमकी देगा। ठीक है, ठीक है, दे धमकी, दे धमकी। बता दे मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या होगा, क्या होगा। नौकरी ही तो जाएगी, प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं मिलेंगे, लोगों की दृष्टि में गिर जाऊंगा बस। नीरू, नीरू, तुम्हारी तरह मैं भी शायद लोगों की दृष्टि में गिर जाऊं। तुमने अपने शरीर में पीड़ा पाने के अतिरिक्त कुछ नहीं खोया, किंतु मुझे देखो नीरू, मुझे, मेरा मन, मेरी आत्मा 26 साल से नरक में है। मैंने 26 वर्ष भय में बिताए हैं। और अब जब मैं समझ रहा था कि मेरी मुक्ति हो गई है, मुझे ऐसा पता चलता है कि नहीं, अभी मेरी मुक्ति नहीं हुई। वो जलता हुआ अंगारा बुझा नहीं, अभी तक दहक रहा है, दहक रहा है। अतुल दादा, अतुल दादा, हाँ, अभी तक बैठे हैं, चलेंगे नहीं? हाँ भौमिक, हाँ, चलो चलते हैं। ला ला ला। बाबा, आज ऑफिस से लौटने में बहुत देर कर दी। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। सब ठीक तो है ये तो? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपको कुछ बताना था। क्या? वो शाम को थाने में फ़ोन किया था, ओसी मेरा परिचित है, आपको बताया था ना? हाँ। तो उसने एक नई बात बताई। अब क्या बताई? अरे उस बदनाम खुदी केलो ने थाने में जाकर ये तो कहा कि लड़की सुबह सुबह चुपचाप घर से न जाने कहाँ चली गई है। साथ ही ये भी जोड़ दिया कि मेरे बचपन के दोस्त प्रियव्रत नाग ने लड़की को घर से निकल जाने के लिए बहकाया था। क्या? वो कहा था प्रियव्रत की पत्नी नहीं है, इसलिए। झूठ, बिल्कुल झूठ, झूठ बोल रहा है खुदी केलो। हाँ जी हाँ, ओसी को भी यही लगा था। वो समझ गया कि खुदी केलो जितना धूर्त है उतना ही डरपोक भी है। खुद लड़की को कहीं छुपा दिया है और अब आप जैसे विधुर भद्र पुरुष पर दोष मढ़ना चाहता है। उसी को पता था कि आप मेरे पिता हैं, उसने आपका नाम डायरी में लिखा ही नहीं। खैर, वो रिपोर्ट वाला मामला तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि खुदी केलो ने आपके नाम पर कलंक क्यों मढ़ दिया। तो क्या 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 तुम भी सोचते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, कतई नहीं। आपसे ये संभव नहीं, आपसे कुछ भी संभव नहीं बाबा। इसीलिए तो समझ नहीं पा रहा हूं कि खुदी केलो ने आपके बारे में थाने में ये शिकायत क्यों की। हो सकता है ईर्ष्या के कारण। आपसे किस बात की ईर्ष्या? अरे बेटे, मेरा गुजारा हो सके इतनी आमदनी, परिवार पालने की जिम्मेदारी नहीं, और ऊपर से देखने में सुखी और संतुष्ट, और उधर खुदी केलो कमाने वाला अकेला आदमी, गुजारा कैसे हो? सब समय यही चिंता। 5 अविवाहिता लड़कियां, ठीक ठीक पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनका विवाह करा पाएगा या नहीं। ऐसा व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं अच्छी तरह रह रहा हूं, ये वो कैसे सह सकता है? आप अच्छी तरह रह रहे हैं? एक सक्षम पुरुष बिना स्त्री के अच्छी तरह कैसे रह सकता है? क्या यह संभव है बाबा? ये तो कोई लड़का अपने पिता से इस तरह बात नहीं करता। पहले तो
तुम इस तरह से बात नहीं करते थे। सॉरी बाबा, पर आप शायद ये बात समझ नहीं रहे हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की वैचारिक क्षमता भी बढ़ती है। तो तुम मेरी छानबीन करोगे, मैं अच्छा हूं या बुरा ये देखोगे तुम? बाबा, प्रत्येक आदमी किसी दूसरे की छानबीन कर सकता है यदि उसमें दिमागी क्षमता हो तो। खुदी केलो ने भी शायद उसी दृष्टि से आपकी छानबीन की होगी। उसे लगा होगा कि आपने उसकी लड़की को बहकाया है। ये सरासर झूठ है, झूठ है ये। खुदी केलो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, सभी मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मैंने बहुत सहा है, बहुत, लेकिन अब नहीं। बाबा, बाबा मेरा सर चकरा रहा है। बाबा, आंखों के सामने अंधेरा। आप यहाँ लेट जाइए बाबा, आप लेट जाइए। हाँ, ठीक से। दिलू, ओ दिलू, पानी ला एक गिलास, जल्दी। घबराइए नहीं बाबा, अभी ठीक हो जाएंगे आप, अभी ठीक हो जाएंगे। लीजिए। आप ही प्रियव्रत नाग हैं? 25 नंबर गुफी बसाक लेन में रहते हैं? जी हाँ, मैं ही प्रियव्रत नाग हूँ। हमारे बड़े ओसी साहब ने आपको थाने में ले आने के लिए मुझे भेजा है। जरूरी काम है। लेकिन काम क्या है? अरे थाने चलिए, सब पता चल जाएगा। चलो ड्राइवर। उतरिए साहब, सामने ओसी साहब का कमरा है। ठीक है, चलो। सर, प्रियव्रत नाग को ले आया हूं। आइए आइए नाग महोदय, बैठिए। आपके बेटे से फोन पर कल ही बात हुई थी। धन्यवाद। इन्हें पहचानते हैं ना? खुदी केलो महोदय, खुदी केलो आपके मित्र। जी। इन्हीं की लड़की के बारे में बात करनी थी। वही निरुपमा, वो मिल गई है। आज ही हम उसे ले आए। अच्छा, जी, बहुत अच्छा हुआ। हमारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। हमने सोचा अगर लड़की कहीं गई तो पहले उन्हीं कल्पित छोकरों के पास जाएगी। डर तो उन्हीं लोगों का है। औरत जात, कमज़ोर, डरपोक, अपनी जान बचाने उन्हीं के पास जाकर कहेगी, देखो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। कॉमन साइकोलॉजी। और वहीं पकड़ा हमने उसे उन छोकरों के पास। लड़की को तो हम ले आए हैं, लेकिन वो बालिग है। अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, आप तो मुझे पर शक कर रहे थे कि मैंने उसे कहीं भेज दिया है। हाँ, शक इसलिए हुआ था कि आपने प्रियव्रत बाबू के चरित्र पर कलंक लगाना चाहा था। इसी कारण हमने इन्हें बुलाया है। लड़की के सामने बात साफ हो जाएगी। लेकिन आप कहिए, इनके चरित्र पर धब्बा लग जाए, ऐसी बात आपने क्यों कही? ये आप पर मानहानि का मुकदमा चला सकते हैं। सर सच मानिए, प्रियव्रत मेरे बचपन का दोस्त है सर। इसके बारे में कोई भी गलत बात मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मेरी उस दुष्ट लड़की ने मेरे मन में संदेह का बीज डाल दिया। आप जानते हैं उसने क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था, बाबा तुम्हारे दोस्त बड़े खतरनाक हैं, मुझे लेकर भागना चाहते हैं। झूठ, सरासर झूठ। लेकिन शांत रहिए प्रियव्रत बाबू। देखो, उस लड़की को ले आओ। जी सर। आओ नीरू, तुमने अपने बाबा को यह कहा था? क्या? यही कि तुम्हारे दोस्त बहुत खतरनाक हैं, मुझे लेकर भागना चाहते हैं। हाँ, कहा था। क्या प्रियव्रत बाबू ने तुम्हें लेकर कहीं भाग जाने के लिए कहा था? बोलो बोलो, जवाब दो। क्या प्रियव्रत बाबू ने ऐसा कहा था? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। तो तुमने अपने बाबा को यह क्यों कहा? मुझे ऐसा लगा था। ऐसा लगा था? मतलब? मुझे ऐसा लगा था कि ये भागना चाहते हैं, लेकिन अकेले भागने का साहस इनमें नहीं है, इसीलिए मुझे साथ रखना चाहते हैं। क्या? हाँ, लोड शेडिंग थी, खूब अंधेरा, कुछ लोग सामने से आ रहे थे। मैंने डरकर इन्हें पकड़ लिया। इन्होंने भी मुझे पकड़कर, नहीं, किसी बुरी भावना से नहीं। तब सहसा मुझे लगा था कि क्यों लगा था ये नहीं मालूम, कि शायद इनके पास मुझे सुरक्षा मिल जाए।
हाँ, मैंने इनसे बार बार कहा, हाथ जोड़े, मुझे अपने नीचे वाले कमरे में रहने दीजिए, केस खत्म हो जाने तक मुझे यहीं रहने दीजिए ना। लेकिन ये नहीं माने। हाँ, कहने लगे तुम अपने घर जाओ। ये डरपोक है, कापुरुष है। मैं अब जाऊं ओसी साहब? यहाँ मेरी ज़रूरत है? नहीं नहीं, आप जाइए। धन्यवाद। फाइल का जवाब दे दूंगा। 2 मिनट चाय तो पीना। अतुल दादा, अतुल दादा। हाँ, ये अर्जेंट लेटर है, इसका जवाब देना है, पर मुझसे बन नहीं रहा। आप प्लीज इसका ड्राफ्ट रिप्लाई तैयार कर दीजिए मेरे लिए। फाइल आपकी मेस पर छोड़ रहा हूँ। अच्छा भाई, देखता हूँ। सारे काम। Dear sir, this is with reference to our previous contacts regarding Nehru, regarding Hetu. ये डरपोक है, कापुरुष है। माँ के मरने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते थे। मुझे लगा ये भागना चाहते हैं। एक सक्षम पुरुष बिना स्त्री के अच्छी तरह कैसे रह सकता है बाबा? इनमें अकेले भागने का साहस नहीं है, इसलिए मुझे साथ रखना चाहते हैं। नीरू से कौन शादी करना चाहेगा? आपसे कहा जाए तो ये डरपोक है, कायर है। नहीं, बहुत हो चुका है। बस अब और नहीं, अब और क्या नहीं। हो गया तुलदा? आप सहसा खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए तुलदा, आपके माथे पर पसीना आ गया है। ए सुखेंदु, पानी लाना है, गिलास जल्दी। जी साहब। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर चलिए। हाँ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद। हाँ, जरा पंखा तेज करना भाई। हाँ, ये पानी लीजिए दादा। पीजिए। हाँ, बस हो क्या गया था दादा? सहसा ही? कुछ नहीं, बस वो जरा चक्कर आ गया था। तुम सब बेकार घबरा गए। नहीं, बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता मत करो। जाओ, अपनी सीट पर जाओ। भौमिक तुम भी जाओ, स्वदेश तुम भी जाओ। जाता हूँ दादा, जाता हूँ, लेकिन आप स्ट्रेन मत कीजिए। हाँ दादा। अच्छा दादा, मेरी एक बात मानेंगे? हाँ, कहो भौमिक। मैं फोन देखता हूँ। हाँ, दादा आप कुछ महीनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। अरे कुछ महीनों की बात कर रहे हो, छुट्टी लेकर क्या करूँगा? कहीं घूम आइए दादा, दीघा, दार्जिलिंग, सारी थकान दूर हो जाएगी, शारीरिक मानसिक सब। सोचूंगा भौमिक, अब घर में भी बात करूँगा। हाँ, बात कीजिए, लेकिन छुट्टी ज़रूर लीजिए, फ्रेश हो जाएंगे। अरे इन 26 वर्षों में आज तक कभी छुट्टी तो ली नहीं। तभी तो कह रहा हूँ, अब छुट्टी ले लीजिए, आपको ज़रूरत भी है। आप कैसा फील कर रहे हैं दादा? अब बहुत बेहतर हो, देख लो तुम। हाँ, तुम फोन पर किसे डांट रहे थे स्वदेश? अरे था कोई सिरफिरा, कह रहा था आपके ऑफिस में जो प्रियव्रत नाग हैं उनसे कह दीजिएगा कि उनके पिछले मोहल्ले में जो लड़की रहती थी उसने बाथरूम में अपने कपड़ों में आग लगा दी। घर वाले उसे अस्पताल ले गए। मैंने उसे डांट दिया, हमारे ऑफिस में कोई प्रियव्रत नाग है ही नहीं। रॉन्ग नंबर होगा। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। भौमिक चलो, दादा को थोड़ी देर आराम करने दो। दादा प्लीज रिलैक्स। चलो। रॉन्ग नंबर। इन्हें क्या मालूम कि वो रॉन्ग नंबर नहीं था। फोन जरूर हेतु ने किया होगा, ये सूचना देने कि नीरू ने चलकर मरने की कोशिश की। लेकिन नीरू, तुम तो जीना चाहती थी, जिंदा रहने की इच्छा सबको होती है, ऐसा तुमने ही तो उस रात कहा था।
क्यों किया ऐसा? शायद तुम भीतर ही भीतर जलकर मरना नहीं चाहती थी, मेरी तरह। मैं वाकई में डरपोक हूं, कायर हूं मैं। तुमने ठीक कहा था नीरू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं कायर हूं। इस अतुल चंद्र घोष नाम के व्यक्ति ने मेरे जीवन के सबसे अच्छे समय को नष्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ समय शेष है। 26 वर्ष से पेंडिंग पड़े इस काम को मैं आज अवश्य पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा। कहां है कागज? ये रहा, और ये रहा पेन। और मैं अब ये लिखता हूं, श्री डायरेक्टर महोदय। नमस्कार महाशय। नमस्कार। बैठ जाऊं? हाँ, बैठिए। अरे सुखेंदु जी। सुनो। आता हूं दादा। 1 मिनट गौरांग महाशय, ये हाथ का काम जरा निपटा दो। जरूर जरूर, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप अपना काम कर लीजिए। अब सुखेंदु जी, ये डायरेक्टर साहब को दे आओ और उनसे कहना कि ये बहुत अर्जेंट है। जी अभी लो दादा। पानी पियेंगे गौरांग महाशय? नहीं, पानी नहीं। नहीं, वो आपके दिवंगत पिता श्री फणींद्रपाल तो आते ही पानी पीते थे। अरे पीते होंगे, पहले काम की बात कर ली जाए। काम की बात? हाँ कीजिए। आपने उस विषय में सोचा? हाँ सोचा। क्या सोचा? सोचा कि मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं, एक व्यक्ति हूं। आश्चर्य है कि मैं अभी तक ये बात समझ नहीं पाया था, लेकिन अब समझ गया हूं। व्यक्ति यदि कोई भूल करे तो उसे भूल सुधार लेनी चाहिए। यदि आप नहीं आते तो मैं ये बात कभी नहीं जान पाता। 26 वर्ष से मैं केवल कूड़े करकट की तरह इधर से इधर लुढ़कता रहा। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? जी सुन रहा हूं। आप यदि मेरी स्थिति में होते तो क्या करते? बताइए, क्या करते? हर महीने रुपए दिए जाते? मैंने यही किया था मैंने, लेकिन अब नहीं। दादा, आपको डायरेक्टर साहब ने बुलाया है, अभी जल्दी। हाँ आता हूं सुखेंद्र। आप जरा बैठिए गौरांग महाशय। जी मैं बड़े साहब से मिलकर आता हूं। आप पानी पीजिए, बहुत उमस है। May I come in, sir? यस प्लीज कम इन। आइए बैठिए। थैंक यू। ये सब क्या लिखा है आपने? विश्वास नहीं हो रहा। सर, जो कुछ मैंने लिखा है वो बिल्कुल सच है। अपने जीवन के पिछले 26 वर्ष मैंने डर के साए में बिताए हैं। गौरांग पाल से मिलने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं और अधिक भय की दुनिया में नहीं जीऊंगा सर। इसीलिए मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आज से मेरा नाम प्रियव्रत नाग होगा। प्रियव्रत नाग। सादा लिफाफा। अभी आप श्री मोती नंदी के बांग्ला उपन्यास सादा खाम का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री सत्येंद्र शरत। नाटक के निर्देशक थे हरीश दीप। प्रस्तुतकर्ता अंजलि शर्मा और
प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, माला कुमार, राजेंद्र वर्मा, हरीश दीप, विजय नाग्याल, धर्मेंद्र मणि राजेश, ईश्वर शर्मा, सुहेल जाफरी, एस.एम. शरीफ, ब्रजभूषण शुक्ला, जगदीश दुआ, कारी मोहम्मद इलियास और अरुण मारवाह। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।